जेनबाकू डोम हिरोशिमा में चुपचाप खड़ा है। इसे एटॉमिक बॉम्ब डोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका हड्डियों जैसा ढांचा एक सीधी याद फैलाता है। ये बहुत बड़ी तबाही की कहानी कहता है। यह बिल्डिंग कभी हिरोशिमा प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल हुआ करती थी। ये कॉमर्स और कल्चर की जगह थी। लोग वहाँ एग्जीबिशंस और मीटिंग्स के लिए जमा होते थे। इसका यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर मॉडर्निटी का सिंबल था। ये वॉर से पहले हिरोशिमा की ग्रोथ और एस्पिरेशंस को दिखाता था। बहुत कम लोग सोच सकते थे कि फ्यूचर में यह इतने भयानक इवेंट का ग्लोबल आइकॉन बन जाएगा। 6 अगस्त 1945 को इसकी किस्मत हमेशा के लिए बिठल गई। एटॉमिक बॉम्ब लगभग इसके ठीक ऊपर फटा। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि यकीन नहीं होता। आसपास की ज्यादातर बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो गईं। वे सेकंड्स में धूल और मलबे में बिठेल गईं। फिर भी डोम की दीवारों के कुछ हिस्से और इसका खास स्टील का ढांचा बचा रहा। यह पूरी तरह बर्बाद बंजर जमीन के बीच खड़ा था। इस स्ट्रक्चर का बचना लगभग एक चमत्कार था। यह अपनी टूटी फूटी हालत में एन एक्सीडेंटल मॉन्यूमेंट बन गया। यह बॉम्ब की भयानक ताकत का सबूत है। आज जेनबाकू डोम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का एक मेन फीचर है। पूरी दुनिया से लोग इस जगह आते हैं। वे अपनी श्रद्धांजलि देने और सोचने समझने आते हैं। डोम सिर्फ एक टूटी हुई बिल्डिंग से कहीं जाथिया है। ये हमेशा रहने वाली शांति की उम्मीद जगाता है। ये एक गंभीर वाथिया है कि ऐसी तबाही दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। आसमान पर इसकी सिलुएट एक पावरफुल सिंबल है। यह थ्योक की बात करता है, लेकिन सर्वाइवल और न्यूक्लियर वेपन्स के बिना दुनिया की इंसानी इच्छा की भी। डोम की मौजूदगी सोचने पर मजबूर करती है। यह वॉर और ह्यूमैनिटी के बारे में मुश्किल सवाल पूछता है। यह विजिटर्स को कॉन्फ्लिक्ट के नतीजों के बारे में सोचने के लिए चैलेंज करता है। सर्वाइवर्स हिबाकुशा के लिए यह उनकी मुश्किलों की लगातार याद दिलाता है। यह उनके रेजिलियंस का भी सिंबल है। उन्होंने बिना थके शांति की वकालत की है। डोम उनकी आवाज को और बुलंद करता है। ये पक्का करता है कि हिरोशिमा के सबक भुलाए न जाएं। ये हिस्ट्री के सबसे काले पलों और इंसानियत की एक बेहतर ज्यादा पीसफुल फ्यूचर की कभी न खत्म होने वाली उम्मीद का एक खामोश फिर भी असरथीर गवाह बनकर खड़ा है। सदाओ हिरानो हिरोशिमा में पैथिया हुए थे। उनकी शुरुआती जिंदगी उस समय के कई जापानीज बच्चों जैसी ही थी। वह एक चहल पहल वाले शहर में बड़े हुए। हिरोशिमा एक इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर था। वहां एक बिजी पोर्ट और मिलिट्री प्रेजेंस थी। हिरानो का परिवार एक साधारण लकड़ी के घर में रहता था। यह एक ऐसे मोहल्ले में था जहां वैसे ही घर थे। उन्हें शहर की आवाजें याद थीं। स्ट्रीट कार्स खड़खड़ाती हुई गुजरती थीं। वेंडर्स अपना सामान आवाज लगाकर बेचते थे। बच्चे तंग गलियों में खेलते थे। उनकी दुनिया सिंपल रूटीन्स और कम्युनिटी कनेक्शंस वाली थी। एक ऐसी जिंदगी जो जल्द ही हमेशा के लिए बीट खेलने वाली थी। वह एक लोकल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हिरानो एक मेहनती स्टूडेंट थे। उन्हें पढ़ना लिखना सीखना अच्छा लगता था। उन्हें खासकर एडवेंचर और बहादुरी की कहानियां पसंद थी। उनके स्कूल के थीम स्ट्रक्चर्ड थे। जापानीज अरिथमेटिक और फिजिकल एक्सरसाइज के लेसन्स होते थे। दूसरे बच्चों की तरह वह स्कूल ड्रिल्स में हिस्सा लेते थे। ये ड्रिल्स हवाई हमलों की तैयारी के लिए थी। जापान वॉर में था। वॉर ने रोजमर्रा की जिंदगी पर एक साया डाल दिया था, लेकिन एक बच्चे के लिए थियोस्तों और स्कूल की अपनी दुनिया ज्यादा असली लगती थी। उन्हें रिसेस में अपने क्लासमेट्स के साथ गेम्स खेलना याद था। उनकी हंसी स्कूल के मैथियान में गूंजती थी। हिरानो के अपने फ्यूचर के लिए सपने थे। वह एक थॉटफुल लड़के थे। वह कभी कभी सोचते थे कि बड़े होकर क्या बनेंगे। शायद वह टीचर बनेंगे या शायद इंजीनियर। वॉर ने ऐसे सपनों को अनसर्टेन बना दिया था। खाना और दूसरा सामान कम होता जा रहा था। फ्रंट लाइन से आने वाली खबरें अक्सर बुरी होती थीं। फिर भी जिंदगी एक तयशुथिया नॉर्मलसी के साथ चलती रही। उनके पेरेंट्स परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करते थे। वे उन्हें वॉर की सबसे बुरी चिंताओं से बचाने की कोशिश करते थे। उन्हें शकरकंद का स्वाद याद था, जो उस समय आम खाना था, और अपनी माँ की मौजूदगी का सुकून। वॉर से पहले के हिरोशिमा की उनकी यादें ताज़ा थी। उन्हें शहर की मिठाइयों की खूबसूरती याद थी। हिरोशिमा से ओटा नथई के साथ मुहाने रहते थे। पीयूएल शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते थे। उन्हें फेस्टिवल्स और लोकल सेलिब्रेशंस याद थे। ये खुशी और कम्युनिटी के जमा होने के समय थे। बसंत में चेरी ब्लॉसम्स खिलते थे। उनकी नाजुक खूबसूरती बढ़ते हुए मिलिटरिज्म के बिल्कुल उलट थी। उनके बचपन की ये पीसफुल तस्वीरें कीमती बन गई। ये वो यादें थीं जिन्हें वह 1945 के उस भयानक गर्मी के
थीम के बाद आने वाले मुश्किल सालों में थामे रहे। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में किसी भी आम गर्मी के थेन की तरह शुरू हुई। मौसम गर्म और धूप वाला था। सदाओ हिरानो, जो तब एक यंग स्कूल बॉय थे, एक सौंपे गए काम के लिए जा रहे थे। कई स्टूडेंट्स को वॉर से जुड़े कामों के लिए लगाया गया था। हिरानो एक स्टूडेंट ग्रुप का हिस्सा थे जो फायर ब्रेक्स साफ कर रहे थे। यह कन्वेंशनल बॉम्बिंग हमलों से बिल्डिंग्स को बचाने के लिए था। उन्हें ड्यूटी की भावना महसूस हो रही थी, जिसमें वॉर की बेचैनी मिली हुई थी। उन्हें याद था कि आसमान साफ चमकीला नीला था। उस भयानक दहशत का कोई अंदेशा नहीं था जो सामने आने वाली थी। वह अपने क्लासमेट्स के साथ थे, थोड़े थके हुए, थोड़े भूखे। सुबह 8:15 बजे एक चौंधिया थीने वाली चमक ने आसमान को जला दिया। हिरानो ने इसे पिका कहा, एक तेज खामोश चमक। यह हजारों सूर्यों से भी ज्यादा रोशन थी। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें ढकीं और जमीन पर गिर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सेकंड्स बाद एक कान फाड़ देने वाली गरज द डॉन सुनाई देई। ये एक बहुत बड़ा धमाका था जिसने धरती को हिला दिया। ब्लास्ट की ताकत बहुत जबरदस्त थी। इसने उन्हें हवा में उछाल दिया। उनके चारों ओर मलबा बरसने लगा। बिल्डिंग्स ऐसे ढह गईं जैसे कागज की बनी हो। फ्यूनिया धुएं, धूल और चीखों के एक काओटिक बवंडर में बिठेल गई। जब हिरानो को होश आया तो वह एक बुरे सपने में थे। जाना पहचाना शहर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक सपाट जलती हुई बंजर जमीन थी। हर तरफ आग लगी हुई थी। हवा काले धुएं और जलने की गंध से भरी हुई थी। वह घायल थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने अंधेरे में दूसरी आकृतियों को हिलते हुए देखा। वे बठेहवास थे, जले हुए थे और खून बह रहा था। उनकी खाल चिथड़ों में लटक रही थी। उन्हें ठेर्द भरी आहों से टूटी हुई भयानक खामोशी याद थी। वह बहुत डरे हुए थे, लेकिन जानते थे कि उन्हें हिलना है, सेफ्टी ढूंढनी है, अपने परिवार को ढूंढना है। द इनिशियल शॉक वॉज ओवरवेलमिंग। वह खंडहरों में लड़खड़ाते हुए चले। गर्मी बहुत तेज थी। उन्होंने ऐसे भयानक दृश्य देखे जो हमेशा के लिए उनकी याद में बस गए। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। कई लोग नाथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जिस शहर को वह जानते थे वह एक पल में गायब हो गया था। वह बस एक बच्चा थे जो ऐसी तबाही की ताकत वाले इवेंट में फंस गए थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी यात्रा तबाह शहर में सर्वाइवल के लिए एक हताश खोज थी। वह ऐसी तकलीफों के थरिश्यों के पास से गुजरे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज, जो आमतौर पर जिंदगी का सोर्स होता है, अब एक काले अशुभ बादल से ढका हुआ था। यह हिरोशिमा की नई सच्चाई थी। एटॉमिक बॉम्ब ने 3 तरह की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को छोड़ा। पहली थी तेज गर्मी। हाइपोसेंटर पर टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना। उससे निकली थर्मल रेडिएशन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसने एक बड़े थियारे में हर जलने वाली चीज को राख कर दिया। एक्सप्लोजन के करीब लोग तुरंत भाप बन गए। त्यूसरों को भयानक जलन हुई। उनकी त्वचा जलकर काली हो गई थी। हीट रेज लाइट की स्पीड से चली। उन्होंने तैवारों और फुटपाथ पर चीजों और लोगों की परमानेंट परछाइयां छोड़ दें। हिरोशिमा की ये परछाइयां गर्मी की तेजी की डरावनी याद फैलाती हैं। दूसरी फोर्स थी ब्लास्ट वेव। यह एक सुपर हाई प्रेशर शॉक वेव थी। यह अविश्वसनीय स्पीड से बाहर की ओर फैली। इसने बिल्डिंग्स, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। फोर्स इतनी ज्यादा थी कि शहर का ज्यादातर हिस्सा सपाट हो गया। लकड़ी के घर माचिस की डिब्बियों की तरह कुचल गए। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बुरी तरह डैमेज हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। ब्लास्ट से लोग बुरी तरह उछल गए। कई लोग गिरती हुई बिल्डिंग्स या उड़ते हुए मलबे से मारे गए। ब्लास्ट से पैथिया हुई हवा एक बहुत बड़े हरिकेन जैसी थी। इसने आग को और भड़काया, जिससे बाद में बड़े पैमाने पर आग लगी। तीसरी और शायद सबसे खतरनाक फोर्स थी रेडिएशन। यह एक अनदेखा दुश्मन था। बॉम्ब ने भारी मात्रा में गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स छोड़े। इस शुरुआती रेडिएशन के संपर्क में आने वाले लोगों को अक्यूट रेडिएशन सिकनेस हुई। सिम्टम्स में नौजिया, उल्टी, बालों का झड़ना और खून बहना शामिल था। कई लोग जो शुरुआती ब्लास्ट और गर्मी से बच गए थे, हफ्तों या महीनों बाद इन प्रभावों के शिकार हो गए। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक्सप्लोजन से रेडियो एक्टिव फॉलआउट भी हुआ। इसने जमीन, पानी और हवा को कंटैमिनेट कर दिया। बॉम्बिंग के बाद जो काली बारिश हुई उसमें ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे, जिससे सर्वाइवर्स और ज्यादा एक्सपोज हुए। इन 3 फोर्सेस ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गर्मी ने आग लगाई, ब्लास्ट ने उन्हें फैलाया, रेडिएशन ने उन लोगों को जहर दिया जो पहले थियो से बच गए थे। सदाओ हिरानो ने दूसरे सर्वाइवर्स की तरह इन प्रभावों का अनुभव किया। उन्होंने जले हुए लोगों को देखा। उन्होंने ब्लास्ट की फोर्स महसूस की। वह अनजाने में रेडिएशन के संपर्क में आ गए थे।
इस रेडिएशन एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म नतीजे सर्वाइवर्स को उनकी बाकी जिंदगी परेशान करते रहे। एटॉमिक बॉम्बिंग की पूरी भयावहता को समझने के लिए इन अलग अलग लेकिन जुड़े हुए प्रभावों को समझना बहुत जरूरी है। ये एक नए तरह का वॉर था जिसके जख्म लंबे समय तक रहने वाले और अनदेखे थे। सेक्शन 5, राख में जिंदगी, सर्वाइवर्स के कभी न भरने वाले जख्म। बॉम्बिंग के तुरंत बाद केओस और तकलीफ का माहौल था। सर्वाइवर्स, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, जिंदगियां रहने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। खाना, पानी या मेडिकल हेल्प बहुत कम थी। कई लोग बुरी तरह घायल, जले हुए और ट्रॉमेटाइज थे। सदाओ हिरानो को खंडहरों के बीच अपने प्यारों की हताश खोज याद थी। उन्होंने अनगिनत मरे हुए और मरते हुए लोगों को देखा। मौत का पैमाना बहुत बड़ा था। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल्स तबाह हो गए थे या काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सेज खुद विक्टिम्स थे। लोग जितनी हो सके एक दूसरे की इमथिद कर रहे थे, लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा थी। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में एक नया डर सामने आया, रेडिएशन सिकनेस। कई लोग जो गंभीर चोट से बच गए थे बीमार पड़ने लगे। उन्हें अजीब सिम्टम्स महसूस हुए, बालों का झड़ना, त्वचा पर बैंगनी धब्बे, बहुत ज्यादा थकान और इंटरनल ब्लीडिंग आम थे। यह उस अनदेखे जहर का असर था। कई लोग इन थियर से होने वाले प्रभावों से मर गए। इसका कोई झांत इलाज नहीं था। डर और अनिश्चितता ने सर्वाइवर्स को जकड़ लिया। वे इस नई बीमारी को नहीं समझ पाए। वे अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थे। साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा था। हिबाकुशा के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी थी। उन्हें ल्यूकीमिया और थायराइड कैंसर जैसे कई तरह के कैंसर का ज्यादा खतरा था। कैटरैक्ट्स और क्रॉनिक डिजीजेस जैसी दूसरी बीमारियां भी ज्यादा आम थी। सर्वाइवर्स के बच्चे और जो गर्भ में एक्सपोज हुए थे, उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर चिंताएं थीं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी था। कुछ लोगों को डर था कि रेडिएशन सिकनेस छूत की बीमारी है। दूसरों को जेनेटिक प्रभावों की चिंता थी। इससे हिबाकुशा के लिए नौकरी ढूंढना या शादी करना मुश्किल हो गया। उनके न सिर्फ फिजिकल निशान थे, बल्कि गहरे इमोशनल और सोशल जख्म भी थे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। हिरानो जैसे सर्वाइवर्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरे। उन्हें बार बार बुरे सपने आते थे और उस भयानक इवेंट के फ्लैशबैक्स आते थे। परिवार, दोस्तों और अपनी पूरी कम्युनिटी को खोना एक भारी बोझ था। कई लोगों को इस बात का अपराध बोध था कि वे बच गए जबकि इतने सारे लोग मारे गए। यह सर्वाइवर्स गिल्ट एक आम अनुभव था। बीमारी और मौत के लगातार डर ने उनकी जिंदगी पर एक लंबा साया डाल दिया था। फिर भी इस तकलीफ के बीच कई हिबाकुशा ने आगे बढ़ने, फिर से बनाने और शांति की वकालत करने की ताकत पाई। सेक्शन 6, सदाओ हिरानो का अटूट हौसला, एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से बनाना। बॉम्ब के बाद हिरोशिमा के उजाड़ माहौल में जिंदगियां रहना रोज की लड़ाई थी। सदाओ हिरानो, हालांकि यंग थे, बहुत मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने दोस्तों को खो दिया था और उनकी जानी पहचानी दुनिया के कुछ हिस्से हमेशा के लिए चले गए थे। कई दूसरों की तरह उनके परिवार ने भी ठीक से खाना और रहने की जगह पाने के लिए स्ट्रगल किया। शहर खंडहर बन चुका था। बेसिक जरूरतें बहुत कम थीं। फिर भी जीने की, फिर से बनाने की एक पावरफुल इंसानी इच्छा थी। हिरानो ने दूसरे सर्वाइवर्स के साथ मलबा हटाने का दर्दनाक काम शुरू किया। उन्होंने काम चलाऊ घर बनाने शुरू की। लोगों का हौसला हालांकि टूटा हुआ था, पर खत्म नहीं हुआ था। वे उम्मीद से बंधे रहे। हिरानो ने टेम्पररी स्कूल्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये अक्सर साधारण झोपड़ियां या टूटी फूटी बिल्डिंग्स होती थी। रिसोर्सेज बहुत कम थे। टेक्स्ट बुक्स मुश्किल से मिलती थी, लेकिन सीखने की, फ्यूचर की ओर देखने की इच्छा मजबूत थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने परिवार की भी हर जरूरी काम में एमटीएफ की। बॉम्बिंग के अनुभव ने उन्हें उनकी उम्र से ज्यादा मैच्योर बना दिया था। वह जिंदगी की नाजुकी को समझते थे। वह कम्युनिटी और आपसी सपोर्ट के महत्व को भी समझते थे। लोगों ने जो कुछ भी उनके पास था उसे बांटा। यह कलेक्टिव स्पिरिट हिरोशिमा की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी थी। जैसे जैसे हिरोशिमा धीरे धीरे राख से उठा, हिरानो बड़े हो गए। उन्होंने उन चैलेंजेस का सामना किया जो कई हिबाकुशा के लिए आम थे। रेडिएशन एक्सपोजर के कारण उनकी हेल्थ को लेकर चिंताएं थीं। उनकी यात्रियों का इमोशनल बोझ भी था। स्टेडी नौकरी मिलना हमेशा आसान नहीं था। कुछ एम्प्लॉयर्स सर्वाइवर्स को नौकरी छीनने में हिचकिचाते थे। उन्हें पॉसिबल हेल्थ इश्यूज का डर था। इन रुकावटों के बावजूद हिरानो डटे रहे। उन्होंने काम ढूंढा और खुद को उसमें लगा दिया। उन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी बनाने की कोशिश की। वो जानते थे कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं।
उनका रेजिलियंस एक खामोश मजबूत ताकत थी। हिरानो की पर्सनल जर्नी उनके शहर जैसी ही थी। हिरोशिमा तबाही के सिंबल से शांति के शहर में बिठेल गया। यह बदलाव इसके नागरिकों की अथक कोशिशों से हुआ। हिरानो ने अपने तरीके से इस रिबिल्डिंग में योगदान दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने काम पर फोकस किया। वह 6 अगस्त के निशान विजिबल और इनविजिबल थियोनो साथ लेकर चले, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी को तय नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने अनुभवों को एक खामोश ताकत में बिठेल दिया। उन्होंने भयानक प्रास्थायी देखने के बाद भी सहने और जिंदगी में मतलब ढूंढने की एक असाधारण क्षमता तय खाई। सेक्शन 7, एक सर्वाइवर की गुहार हाइरनो का शांति के लिए मिशन। बॉम्बिंग के कई सालों बाद तक सदाओ हिरानो अपने अनुभवों के बारे में बहुत कम बोलते थे। यादें बहुत दर्दनाक थीं, ट्रॉमा बहुत गहरा था। कई हिबाकुशा की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने पर फोकस किया। उन्होंने अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम किया। अतीत एक भारी साया था जिसे वह थियूर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्हें एक अलग तरह की अर्जेंसी महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि थियोनिया कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर चलती जा रही है। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी फ्यूचर की त्रासदियों को रोकने में उम्मीद नहीं करेगी। उन्हें अपनी कहानी शेयर करने की एक मॉरल जिम्मेदारी महसूस हुई। हायरानो ने एक कहानीकार, एक कटारीबे बनने का फैसला किया। ये वो सर्वाइवर्स हैं जो एटॉमिक बॉम्बिंग की अपनी पर्सनल गवाहियां शेयर करते हैं। उनका मकसद नई पीढ़ियों को एजुकेट करना है। वे ये पक्का करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर की भयावहता कभी भुलाई न जाए। हिरानो के लिए यह आसान फैसला नहीं था। 6 अगस्त 1945 की घटनाओं को फिर से जीना इमोशनली थका देने वाला था। हर बार बताने पर वह डर और थ्योक वापस आ जाता था, लेकिन उनका मानना था कि यह उनका कर्तव्य है। वह चाहते थे कि उनका पर्सनल अकाउंट थियोनिया के लिए एक चेतावनी का काम करे। वह चाहते थे कि लोग ऐसे हथियारों की इंसानी कीमत को समझें। उनका मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल था। शांति सबसे जरूरी है। उन्होंने नफरत या बटेले की बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने दया और समझ पर जोर दिया। उन्होंने सभी न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की गुहार लगाई। उनका मानना था कि इंसानियत दोबारा वही गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने अपनी कहानी स्कूल चिल्ड्रन, हिरोशिमा आने वाले विजिटर्स और इंटरनेशनल ऑडियंसेस के साथ शेयर की। उनकी खामोश गरिमा और तेल से निकले शब्दों का सुनने वालों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने उन्हें स्टैटिस्टिक्स का इंसानी चेहरा दिखाया। उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भयानक रूप से असली बना दिया। गेप 2S हिरानो का एक ट्रॉमेटाइज्ड यंग बॉय से एक मुखर शांतिथ्यूत बनने का सफर शांति था। इसने अविश्वसनीय हिम्मत और रेजिलियंस दिखाया। उन्होंने अपनी पर्सनल तकलीफ को अच्छाई के लिए एक पावरफुल ताकत में बठेल दिया। वह हिबाकुशा आवाज़ों के बढ़ते हुए समूह में शामिल हो गए। साथ मिलकर वे थियोनिया के लिए एक मॉरल कॉन्शियंस बन गए। उन्होंने एक पीसफुल फ्यूचर के लिए बिना थके कैंपेन किया। हिरानो जानते थे कि उनका समय सीमित है। वह यह पक्का करना चाहते थे कि उनकी गवाही और उनके जैसे दूसरों की गवाही उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रहे। उनकी जिंदगी उम्मीद की कभी न खत्म होने वाली ताकत और माफी और शांति के लिए इंसानी जज्बे की क्षमता का सबूत बन गई। सेक्शन 8, मिस्टर हिरानो के साथ बातचीत बीथेलाव का एक सबूत। मैं मिस्टर सदाओ हिरानो से कई साल पहले पहली बार मिला था। मैं बॉम्बिंग के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर रिसर्च कर रहा था। वह तब एक बुजुर्ग एथेमी थे। उनकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उनकी आंखें रोशन और पारखी थीं। वह अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गए। हम पीस मेमोरियल पार्क के पास एक छोटे शांत कमरे में मिले। शुरू में वह कम बोलते थे। उनकी आवाज़ धीमी थी। वह ध्यान से अपने शब्द चुनकर बोलते थे। उनकी यात्रियों का धैर्य साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने 6 अगस्त की घटनाओं को एक तहला थीने वाली स्पष्टता के साथ बताया। ऐसा लगता था जैसे थेशको ने भी उस भयावहता को कम नहीं किया था। जैसे जैसे हमने कई सेशंस में बात की, मैंने एक हल्का सा बदलाव देखा। मिस्टर हिरानो को बताने में कुछ सुकून मिलता हुआ लगा। शायद यह गवाही देने का काम था। शायद यह जानकारी थी कि उनकी कहानी रिकॉर्ड की जाएगी। उन्होंने अपने शुरुआती गुस्से और कन्फ्यूजन के बारे में बताया। उन्होंने खामोश तकलीफ के सालों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने एक धीरे धीरे होने वाले बिटी हिलाव के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे शांति की उनकी इच्छा उनके पर्सनल दर्द पर हावी होने लगी।
उन्हें एहसास हुआ कि अपना अनुभव शेयर करना मृतकों को सम्मान देने का एक तरीका है। ये जिंथिया लोगों की रक्षा करने का भी एक तरीका था। मिस्टर हिरानो का नजरिया उनकी जिंदगी में काफी बिठल गया था। उनकी जवानी में सर्वाइवल ही मेन फोकस था। फिर जिंदगी को फिर से बनाने के चैलेंजेस आए। पब्लिकली बोलने का फैसला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने मुझे बताया कि लंबे समय तक उन्हें लगता था कि कोई भी सच में नहीं समझ सकता, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें सुनने वाले यंग लोगों के सच्चे चेहरे देखे, उन्होंने उनके आंसू देखे, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कहानी तेलों को छू सकती है, ये एक्शन के लिए इंस्पायर कर सकती है। इससे उन्हें एक नया मकसद मिला। वह अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं थे, वह एक एडवोकेट थे, एक टीचर थे। उन्होंने हिरोशिमा की धुंधली होती याद के बारे में भी अपनी चिंताएं शेयर की। जैसे जैसे सर्वाइवर्स की संख्या कम होती गई, उन्हें चिंता हुई कि त्योनिया शायद भूल जाए। उन्होंने एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि फ्यूचर की पीढ़ियों को न्यूक्लियर वेपन्स के नतीजों के बारे में जरूर सीखना चाहिए। हमारी बातचीत ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। मिस्टर हिरानो एक खामोश ताकत वाले इंसान थे। उनका रेजिलियंस अतीत को भूलने के बारे में नहीं था, यह अतीत का इस्तेमाल करके एक बेहतर फ्यूचर बनाने के बारे में था। उनका बिठेलता हुआ माइंडसेट इंसानी क्षमता का सबूत था कि वह भयानक ट्रॉमा के बावजूद भी ग्रो कर सकता है। सेक्शन 9, हिरोशिमा की विरासत इंसानियत की सतर्कता के लिए एक पुकार। सदाओ हिरानो की कहानी एक आदमी की ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा है। यह हिरोशिमा की हमेशा रहने वाली विरासत का रिफ्लेक्शन है। उनकी जिंदगी, जो भयानक नुकसान और खामोश रेजिलियंस से भरी थी, बहुत कुछ कहती है। यह इंसानी जज्बे की उस क्षमता के बारे में बताती है जिससे वह अकल्पनीय चीजों का सामना कर सकता है। यह एक कड़ी चेतावनी भी थी है। हिरोशिमा न्यूक्लियर वॉरफेयर के भयानक नतीजों की एक परमानेंट याद दिलाता है। हिरानो जैसे सर्वाइवर्स के अनुभव अनमोल हैं। वे एक ऐसे इवेंट को इंसानी पहलू देते हैं जो वरना एब्स्ट्रैक्ट या थ्योर का लग सकता है। वे हमें ऐसे हथियारों की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। हिरोशिमा शहर खुद शांति का एक ग्लोबल सिंबल बन गया है। यह अपनी राख से उठा है, पिघल गया है। यह अब एक जिंथिया मॉडर्न शहर है, फिर भी यह अपने इतिहास को गंभीर गरिमा के साथ लेकर चलता है। पीस मेमोरियल पार्क, म्यूजियम और जेनबाकू डोम लगातार याद दिलाते हैं। वे याद करने और सोचने समझने की जगह हैं। वे न्यूक्लियर खतरों से आज़ाद त्योनिया की पुकार करते हैं। 6 अगस्त को होने वाली सालाना पीस मेमोरियल सेरेमनी इस मैसेज को मजबूत करती है। ये सभी तीशों के लोगों को एक साथ लाती है। वे विक्टिम्स का शोक मनाने और शांति के लिए अपनी कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए जमा होते हैं। हिरोशिमा से और इसके सर्वाइवर्स की जिंदगियों से कई सबक मिलते हैं। वे हमें न्यूक्लियर वेपन्स के अंधाधुंध स्वभाव के बारे में सिखाते हैं। वे उनके थेवारा थे गई लॉन्ग टर्म तकलीफ, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल को हाईलाइट करते हैं। वे डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन की तत्काल जरूरत पर जोर देते हैं। मिस्टर हिरानो का एक खामोश सर्वाइवर से एक मुखर एडवोकेट बनने का सफर इंडिविजुअल गवाही की ताकत दिखाता है। उनकी कहानी और थ्यूसरे हिबाकुशा की कहानियों ने न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने दुनिया भर में पीस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया है। आखिरकार हिरोशिमा की विरासत इंसानियत की लगातार सतर्कता के लिए एक पुकार है। ये मांग करती है कि हम अतीत से सीखें। यह हमसे एक ऐसे फ्यूचर के लिए बिना थके काम करने का आग्रह करती है जहां किसी और शहर को हिरोशिमा जैसी किस्मत का सामना न करना पड़े। सदाओ हिरानो और उनके साथी सर्वाइवर्स का रेजिलियंस उम्मीद की एक किरण है। यह दिखाता है कि सबसे बुरे समय में भी शांति और गरिमा की इंसानी इच्छा जीत सकती है। उनकी आवाज़ें समय के साथ फीकी पड़ सकती हैं, लेकिन उनका मैसेज बना रहना चाहिए। उस मैसेज को आगे ले जाना हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। हमें यह पक्का करना होगा कि नो मोर हिरोशिमास की गुहार पूरी इंसानियत के लिए एक स्थायी सच्चाई बन जाए।